नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ईरान पर अमेरिकी हमले में भारत के हवाई क्षेत्र के उपयोग की खबरों पर सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की है। ईरान ने अमेरिका की कार्रवाई को उकसावे वाली बताया और जवाबी हमला करने की चेतावनी दी है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष गहराने की आशंका बढ़ गई है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य बंद करने की आशंका के बीच अमेरिका अलर्ट मोड पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज से कहा कि ऐसा कदम ईरान के लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। उन्होंने चीन से भी इसमें हस्तक्षेप की अपील की। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत समेत कई देशों की तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। हरियाणा में शराब ठेकों की नीलामी फेल, गैंगस्टर खौफ से कारोबारी पीछे। हरियाणा में शराब ठेकों की नीलामी 5 बार फेल हो गई है। गैंगस्टरों की धमकियों और कुरुक्षेत्र में एक कारोबारी की हत्या के बाद व्यापारी पीछे हट गए हैं। 30 जिलों में कोई बोली नहीं लगी। हालात देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक बुलाकर सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। ईरान पर हमले के बाद यूएनएससी की आपात बैठक, संघर्ष विराम की मांग। अमेरिका द्वारा ईरान पर परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई गई। रूस, चीन और पाकिस्तान ने बिना शर्त संघर्ष विराम की मांग रखी। कई देशों ने हमले की निंदा की। प्रस्ताव पारित करने के लिए 9 मतों की आवश्यकता है, लेकिन अमेरिका के वीटो की आशंका बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत के पास कई हफ्तों की तेल आपूर्ति का स्टॉक है। भारत की अधिकांश आपूर्ति वैकल्पिक मार्गों से होती है। मंत्री ने बताया कि तेल कंपनियों के पास 21 से 25 दिनों तक का स्टॉक है और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा और लोगों से जुड़ने की क्षमता को देश की संपत्ति बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन के दौरे को कूटनीतिक रूप से सफल कहा। थरूर ने कहा कि भारत की सैन्य प्रतिक्रिया के साथ वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक संवाद भी उतना ही जरूरी था, जिससे भारत की एकता की छवि मजबूत हुई। भारत के विमानन इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले कनिष्क विमान विस्फोट मामले में 40 साल बाद नया खुलासा हुआ है। कनाडा की रॉयल माउंटेड पुलिस ने बम टेस्टिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान की है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया। वह व्यक्ति अब जीवित नहीं है। पीड़ितों के परिजन अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। संजीव अरोड़ा के जीतने के बाद उन्हें मंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज हैं। उनके राज्यसभा इस्तीफे से खाली सीट पर अरविंद केजरीवाल को भेजा जा सकता है। दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल के संसद में राज्यसभा के जरिए जाने की चर्चा तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की कालीगंज सीट पर उपचुनाव के वोटों की गिनती के दौरान देसी बम फटने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव है। तृणमूल की जीत के जश्न में बमबाजी का आरोप लगा है। पुलिस जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया और कार्रवाई का भरोसा दिया। आईआरसीटीसी जुलाई के दूसरे सप्ताह से कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को कश्मीरी शाकाहारी व्यंजन परोसेगा। नाश्ते में अंबल कद्दू, बबरू और जम्मू पराठा, जबकि दोपहर में पनीर चमन, दम आलू और जम्मू राजमा परोसे जाएंगे। यह कदम स्थानीय भोजन को बढ़ावा देने के तहत उठाया गया है। ट्रेन सेवा 7 जून से शुरू हुई थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में भीषण आग लग गई, जिसमें लेडीज बार रूम और रूम नंबर 4 पूरी तरह जलकर खाक हो गए। बार रूम का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ। शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर समय रहते काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। 25 लाख का नुकसान हुआ। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु केंद्रों पर किए गए हमले के बाद खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अमेरिका के भीतर फैले अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने की चेतावनी दी थी। यह संदेश G7 समिट के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक मध्यस्थ के माध्यम से दिया गया था। इन स्लीपर सेल्स का उद्देश्य अमेरिका और विश्व भर में फैली अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाना है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वकील का दावा है कि आरोप साबित नहीं हुए हैं। अब अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी और सेशल कोर्ट में जमानत की अर्जी दी जाएगी। ईरान इजरायल युद्ध के बीच इजरायली सेना ने तेहरान के कई इलाकों में हमला किया और फोर्दो परमाणु केंद्र के रास्तों को निशाना बनाया। इससे ईरान की परमाणु गतिविधियों को रोकने की कोशिश मानी जा रही है। क्षेत्र में तनाव और संघर्ष और अधिक गहरा हो गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई को हत्या का खतरा बताया जा रहा है। उन्होंने खुद को बंकर में छिपा लिया है और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया है। उनकी सुरक्षा स्पेशल यूनिट कर रही है। खामेनेई देश की नीतियों और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च नियंत्रण में हैं।
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल के जहाज लौटने लगे हैं। कई देशों ने अपनी शिपिंग कंपनियों को इस मार्ग से न गुजरने की चेतावनी दी है। आशंका है कि ईरान अमेरिका के सप्लाई शिप्स पर जवाबी हमला कर सकता है। वैश्विक ऊर्जा व्यापार पर असर पड़ा है। ईरान की खैबर शेखन मिसाइल का नाम पैगंबर मोहम्मद की ऐतिहासिक जंग खैबर से जुड़ा है, जिसमें मुस्लिम सेना ने यहूदियों को हराया था। इस मिसाइल हमले के जरिए ईरान ने इजरायल को गहरा धार्मिक और रणनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। इसने इस्लामी भावनाएं भी भड़काईं। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीत लीं। बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को एक-एक सीट मिली। चुनाव परिणामों ने दिखाया कि क्षेत्रीय दल अब भी कई राज्यों में मजबूत हैं। परिणाम आने के बाद सभी दलों ने जीत का दावा किया। पूर्व क्राउन प्रिंस के दावे के अनुसार अयतुल्ला खामेनेई और अन्य नेता देश छोड़ने की तैयारी में हैं। अमेरिका ने ईरान के 3 ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले के बाद देश में भारी राजनीतिक संकट और अस्थिरता का माहौल बन गया है। ईरान में अमेरिका के हमले से पहले ट्रंप को G7 समिट के दौरान ईरानी स्लीपर सेल की धमकी मिली थी। हमले के बाद अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। अब इन स्लीपर सेल्स की मौजूदगी को लेकर गहन जांच की जा रही है। युद्ध की आशंका और बढ़ी है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि रूस ईरान की मदद को तैयार है, बशर्ते ईरान मदद मांगे। पुतिन और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात के बाद यह बयान आया। रूस ने अमेरिका के हमलों को बिना आधार बताया। इस बयान से रूस की रणनीतिक भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्रेमलिन ने इनकार किया कि ट्रंप ने पुतिन को हमले से पहले कोई जानकारी दी थी। रूस ने अमेरिका की भूमिका को क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहराया। युद्ध के बढ़ते दायरे से मिडिल ईस्ट की सुरक्षा चिंताएं गहराई हैं। इजरायल ईरान युद्ध में अब वैश्विक शक्तियां भी घसीटी गईं। यमन ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है। यमन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने ईरान पर हमला करके युद्ध को और भड़काया है। मिडिल ईस्ट में यह एक बड़ा बदलाव है जो पूरे क्षेत्र में सैन्य टकराव को और तीव्र कर सकता है। इजरायल ने ईरान के 6 से अधिक एयरबेस पर हवाई हमला कर रनवे, बंकर और कई फाइटर जेट्स को नष्ट किया। 15 से अधिक इजरायली फाइटर जेट्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हमला ईरान की सैन्य ताकत कमजोर करने और इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया। हालात तनावपूर्ण हैं, युद्ध और भड़कने की आशंका है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत ने तेल संकट से निपटने की तैयारी कर ली है। होर्मुज जलमरूमध्य बंद होने पर सऊदी अरब और रूस वैकल्पिक मार्ग से आपूर्ति देंगे। भारत के पास 90 दिनों का भंडार है। रूस, अमेरिका और अफ्रीका से भी तेल आता है। बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हुआ। 1 लाख टन चावल बंदरगाहों पर अटका है। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजरायल से 443 भारतीयों को जॉर्डन और मिस्र के रास्ते सुरक्षित निकाला गया। अब तक कुल 603 भारतीयों को युद्धग्रस्त इजरायल से बाहर लाया गया है। यह जटिल और समन्वित प्रयास भारत सरकार और संबंधित दूतावासों के सहयोग से संभव हुआ, जिससे वहां रह रहे भारतीयों को बड़ी राहत मिली। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने काशी विश्वनाथ व काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। ताज होटल में आयोजित 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। सुरक्षा, विकास और प्रशासनिक समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में एस्टीमेट्स कमेटियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में बजट की निगरानी, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता पर चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। समापन सत्र में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और अन्य प्रमुख हस्तियां संबोधन करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में 7 राज्यों की बैठक में नक्सल विरोधी रणनीतियों की समीक्षा की और कहा कि भारत को 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने युवाओं से आत्मसमर्पण की अपील की। साथ ही एनएफएसयू और सीएफएसएल के नए कैंपस की आधारशिला रखी, जिससे फोरेंसिक जांच प्रणाली मजबूत होगी।